आपने अपने आसपास विलेज या टाउन में रिवर्स को फ्लो होते हुए जरूर देखा होगा। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर के एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने के रीजंस क्या हैं? क्यों हिमालयस और वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लोर करेंगे हम इस चैप्टर में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर में हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिटेल से जानेंगे। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को कई बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें शामिल है द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पर इसे जानने से पहले हम रिवर्स या ड्रेनेज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले जानते हैं कि ड्रेनेज किसे कहा जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। मींस एक डेफिनेट चैनल यानी रास्ते से वाटर का फ्लो होना। आपने अपने आसपास कुछ रिवर्स को अगर ऑब्जर्व किया हो तो ये रिवर्स एक ही डायरेक्शन में डेफिनेट रूट से फ्लो करती हैं और इसे ही ड्रेनेज कहा जाता है। अब ऐसे कई चैनल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा, जिसमें यमुना, सोन, गोमती ऐसी बहुत सी रिवर्स आकर मिल जाती हैं। गंगा जो एक डेफिनेट चैनल से फ्लो करती है, बट जो रिवर्स गंगा में आकर मिलती हैं वो भी एक डेफिनेट चैनल से फ्लो करती हैं। तो कोई भी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी एक नेटवर्क बनाती हैं और इस नेटवर्क को ही ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिवर में वाटर आता कहां से है। So a river drains the water collected from a specific area, which is called its catchment area. Means catchment area लैंड का वो एरिया है जो बारिश के बाद या ग्लेशियर्स के मेल्ट होने पर पानी को कलेक्ट करता है। ज्यादातर ये रीजन हिल्स से घिरा हुआ होता है। बेसिकली कैचमेंट एरिया से ही वाटर फ्लो होकर रिवर में पहुंचता है। इन शॉर्ट ये वो एरिया है जहां से रिवर पानी को कैच करती है। इसे ही कहा जाता है कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट टर्म है ड्रेनेज बेसिन। वो एरिया जो ड्रेन किया जाता है रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, उसे कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जाम्पल गंगा जो बहुत से रीजन से होकर गुजरती है, बट गंगा के साथ उसके ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो करती हैं, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं गंगा ड्रेनेज बेसिन। अब ऐसी बाउंड्री लाइन जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करती है, इसे कहा जाता है वाटरशेड या वाटर डिवाइड। मान लीजिए दो रिवर बेसिन है ए एंड बी। अब इनके बीच में माउंटेन होने की वजह से इसका स्लोप इस तरफ जबकि इसका स्लोप इस तरफ है, इसीलिए बारिश होने पर यहाँ पानी इस तरफ फ्लो होगा जबकि यहाँ स्लोप के दूसरे तरफ फ्लो होगा। तो इन दोनों रिवर बेसिन को डिवाइड करता है ये एलिवेटेड पोर्शन, जिसे कहा जाएगा वाटर डिवाइड या वाटरशेड डिवाइड। अब एक बार रिवर बेसिन और वाटरशेड में डिफरेंस देखते हैं। किसी भी लार्ज रिवर का कैचमेंट एरिया कहलाता है रिवर बेसिन, जैसे कि गंगा रिवर बेसिन, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जबकि छोटे रिवर या रिवलेट्स के कैचमेंट एरिया को कहा जाता है वाटरशेड्स। अब जिस वाटरशेड के बारे में हमने थोड़ी देर पहले जाना, ये उससे अलग है। बेसिकली हम उस वाटरशेड के लिए वाटर डिवाइड टर्म को भी यूज कर सकते हैं। अब जरा इस पिक्चर को देखते हैं और इन टर्म्स को यूज करते हैं। ये इस रिवर का कैचमेंट एरिया है, क्योंकि स्लोप इस तरफ होने से बारिश होने पर वाटर इस रिवर में ड्रेन होगा। अब ये एक बड़ी रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बन जाएगा ड्रेनेज बेसिन और ये है वाटर डिवाइड जो इस बेसिन को दूसरे से अलग करता है। अब रिवर बेसिन एंड वाटरशेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। मींस अगर वाटर डिवाइड नहीं होता तो ये रिवर दूसरे साइड पर फ्लो कर सकती थी, बट वाटरशेड डिवाइड की वजह से इन रिवर्स का एक स्पेसिफिक एरिया बन जाने से ये पूरा रिवर बेसिन बन जाता है। अब अगर एक स्मॉल रिवर या रेवुलेंट, जिसे वाटरशेड भी कहा जाता है, उस रीजन में बारिश हो जाने से इन छोटी रिवर्स में पानी ज्यादा आ जाए, तो इस सिचुएशन में भी वो वाटर एक बड़ी रिवर में ही जाकर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि रिवर बेसिन और वाटरशेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। अब अगर आए इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पर, तो इसे डिवाइड किया जा सकता है कई बेसिस पर। जैसे कि पहला डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ओरिएंटेशन ऑफ द सी। मींस रिवर्स किस सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। इंडिया से फ्लो करने वाली कुछ रिवर वाटर को डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में, तो कुछ करती हैं बे ऑफ बंगाल में। इसलिए यहाँ दो क्लासिफिकेशन है, अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। पर ऐसा क्यों?
क्यों कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल जबकि कुछ अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं? तो इसका रीजन है दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्रीज। ये रिज और हिल्स वाटर डिवाइड का काम करती हैं। इस मैप में इस लाइन के थ्रू इस वाटर डिवाइड को देखा जा सकता है। हम लास्ट कुछ वीडियोस में भी जान चुके हैं कि हमारे प्लेट्यू का स्लोप ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, जिस वजह से इंडिया का 77% ड्रेनेज मींस रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ गिरने वाली कुछ रिवर्स हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा, जबकि 23% ड्रेनेज जिसमें शामिल है इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार जैसी रिवर्स वाटर को डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में। अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का दूसरा डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटरशेड, मींस रिवर बेसिन का कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है, वो कितने बड़े एरिया का वाटर लेकर आती है। इस बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन है। पहला, मेजर रिवर बेसिन, जिसके कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसमें शामिल है 14 ड्रेनेज बेसिन जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बरक एटसेट्रा। सेकंड है मीडियम रिवर बेसिन, ऐसी रिवर बेसिन जिनका कैचमेंट एरिया 2000 से 20,000 के बीच में होता है। इसमें शामिल है 44 रिवर बेसिन जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना एटसेट्रा। और थर्ड है माइनर रिवर बेसिन्स जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। बेसिकली ये रिवर्स उस एरिया से फ्लो करती हैं जहां रेनफॉल कम होता है। इसके अलावा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है उनके ओरिजिन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, द हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। बट इस क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम है क्योंकि चंबल, बेतवा और सोन और भी कई रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट ना होते हुए भी इन रिवर्स को हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में शामिल किया जाता है, जबकि ये रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स से काफी ज्यादा पुरानी है। इन्हें हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में शामिल करने का रीजन है क्योंकि ये रिवर्स ज्वाइन करती है हिमालयन रिवर सिस्टम को। बट ये क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इसीलिए हम हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल से जानेंगे। देन ऐसे कुछ स्मॉल रिवर्स के बारे में भी जानेंगे जो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ। होप आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए ये बेसिक टर्म समझ आए होंगे। रिवर्स कई तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स को बनाती हैं, बट हम इस चैप्टर में केवल 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में जानेंगे। डेंड्रियाटिक, रेडियल, ट्रेलिस एंड सेंट्रीपिटल। डेंड्रियाटिक एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है जो एक ट्री की ब्रांचेस जैसा दिखाई देता है। जब एक बड़ी रिवर में उसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ इस तरह आकर मिलती हैं, तो ये एक ट्री की ब्रांचेस जैसी नजर आती हैं और इसी को कहा जाता है डेंड्रियाटिक पैटर्न। मेनली इस तरह का पैटर्न उस जगह पर डेवलप होता है जहां रिवर्स के चैनल किसी स्लोप को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो होने वाली रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मेनली जब ये रिवर्स एंटर करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, तब हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रेडियल। जब रिवर ओरिजिनेट होती है किसी एलिवेटेड एरिया मींस हिलियम माउंटेन से, मान लीजिए एक माउंटेन से अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इस तरह अलग अलग रिवर्स का फ्लो करना, मींस एक ही जगह से कई रिवर्स का बाहर की तरफ जाना, ये कहलाता है रेडियल पैटर्न। इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक हिल, सोन, जो इस हिल से ओरिजिनेट होने के बाद नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए ज्वाइन करती है गंगा को। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली दूसरी रिवर है नर्मदा, ऐसी ही एक और रिवर है महानदी। अगला पैटर्न है ट्रेलिस। जब मेन रिवर की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन करती हैं राइट एंगल मींस 90 डिग्री के एंगल पर कुछ इस तरह, जैसे कि ये है मेन रिवर और ये है इस रिवर की प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। अब जब इन रिवर्स में इनकी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पर आकर मिलती हैं, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती हैं जिसे कहा जाता है ट्रेलिस। मेनली ट्रेलिस का मतलब है एक जाल, और इन रिवर्स का पैटर्न एक जाल जैसा दिखाई देने की वजह से ही इस पैटर्न को ट्रेलिस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है द रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मींस यही रिवर हिमालयस के अपर पार्ट में ट्रेलिस पैटर्न को बनाती हैं, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये रिवर्स बनाती हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न को। लास्ट है सेंट्रीपिटल।
एक बॉल जैसा सरफेस को सेंट्रीपिटल कहा जाता है। मेनली एक ऐसा रीजन जिसके चारों तरफ स्लोप्स हैं, इसीलिए रिवर्स अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है किसी लेक या डिप्रेशन में, कुछ इस तरह। इस पैटर्न को कहा जाता है सेंट्रीपिटल। मेनली रेडियल में एक पर्टिकुलर हील से रिवर्स बाहर की तरफ फ्लो करती हैं, जबकि इस पैटर्न में रिवर्स अंदर की तरफ फ्लो करते हुए वाटर को डिस्चार्ज करती हैं किसी डिप्रेशन या लेक में। इसका एग्जाम्पल है मणिपुर की लोकतक लेक। तो ये थे रिवर्स के द्वारा बनाए जाने वाले 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। अब आते हैं द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पर। रिवर्स जो ऑरिजिनेट होती हैं हिमालय से और उनके ट्रिब्यूटरीज को कहा जाता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इस हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की अपनी एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, क्योंकि इस ड्रेनेज सिस्टम ने टाइम के साथ इवॉल्व किया है। लास्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं कि हिमालय पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, इसीलिए उनके फॉर्मेशन के बाद ही कुछ रिवर्स का ओरिजिन हिमालय से हुआ, जबकि इस सिस्टम में कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो इनके फॉर्मेशन से पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। मेनली इस सिस्टम में शामिल है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इस सिस्टम के ये सभी रिवर्स पेरेनियल है। पेरेनियल्स उन रिवर को कहा जाता है जिनमें साल भर पानी रहता है और ये रिवर्स कभी ड्राई नहीं होती हैं। इन रिवर्स में साल भर पानी रहने का रीजन है मेल्टिंग स्नो और प्रेसिपिटेशन। मींस हिमालयाज जो कवर रहते हैं स्नो से, और स्नो के मेल्ट होने से ही इन रिवर्स में हमेशा वाटर रहता है। और दूसरा रीजन है रेनफॉल या स्नोफॉल। अब किसी भी रिवर के 3 कोर्स या स्टेजेस होती हैं, अपर, मिडिल और लोअर कोर्स। अपर कोर्स ये रिवर की यंग स्टेज होती है। इस कोर्स में रिवर काफी तेजी से फ्लो करते हुए माउंटेन्स को कट करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे काफी ज्यादा इरोजन होता है। इस टाइम पर रिवर्स अपने तेज फ्लो से गॉर्जेस को फॉर्म करती है। इसके अलावा इस स्टेज में रिवर वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल्स को भी फॉर्म करती है। देन जब रिवर मिडिल कोर्स में पहुंचती है तो यहाँ वो अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। मेनली ऐसा प्लेन्स में होता है जहाँ एंटर करने के बाद रिवर्स बहुत से डिपोजिशनल फीचर्स को बनाती हैं, जैसे कि फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड चैनल्स एटसेट्रा। एट लास्ट लोअर कोर्स, इसमें रिवर फॉर्म करती हैं डेल्टा को। अब ये थी रिवर के 3 स्टेजेस। बट अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। ओवर द प्लेन्स rivers display a strong meandering tendency and shift their course frequently. मीन्स प्लेन्स में रिवर कुछ इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देती हैं। मेनली इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है मिएंडर, और प्लेन्स में एक रिवर के मिएंडर बनाने की वजह से ही एक रिवर फ्रिक्वेंटली अपने कोर्स को शिफ्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है एक रिवर। अब बारिश होने पर रिवर में पानी ज्यादा आ जाने से अगर ये रिवर अपने कोर्स को शिफ्ट कर लेती है, जिससे फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है, और ऐसे में आसपास के रीजन में रहने वाले लोगों को काफी खतरा हो सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवर कोसी, जिसे सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग मॉनसून ये रिवर ओवरफ्लो करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होने के बाद तिब्बत और नेपाल से निकलते हुए बिहार से फ्लो करना शुरू करती है। कोसी में बहुत सी रिवर्स आकर मिल जाती हैं, इसीलिए ये रिवर बहुत से रिवर का पानी अपने साथ लेकर चलती है। इसके अलावा क्योंकि ये रिवर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए ये अपने यंग स्टेज में माउंटेन्स को इरोड करती है, यानी उन्हें कट करती है, जिससे ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट या बड़े बड़े बोल्डर्स को भी लेकर आती है। प्लेन्स में पहुंचने के बाद जब ये रिवर इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, जिससे रिवर अपने रास्ते यानी पाथ को ब्लॉक कर देती है, और इसी रीजन की वजह से ये रिवर अपने कोर्स यानी रास्ते को शिफ्ट कर लेती है, जिस वजह से ये रिवर बिहार में मानसून के टाइम पर फ्लड लेकर आती है। इसीलिए इसे कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बाद जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। आज जो हिमालयन रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बेसिकली ये रिवर किस तरह इवॉल्व हुई है, इसी को लेकर जियोलॉजिस्ट के बीच में अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। फिर भी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जियोलॉजिस्ट का मानना है मायोसीन पीरियड के दौरान, यानी करीब 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो, इस रीजन से फ्लो होने वाली सिर्फ एक ही रिवर थी, जिसे कहा जाता था शिवालिक या इंडो ब्रह्मा। मीन्स यहाँ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज जो हमें 2 अलग अलग रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र दिखाई देती हैं, वो कभी एक ही हुआ करती थी, जो असम से पंजाब और सिंध से फ्लो करते हुए फाइनली अपने वाटर को पंजाब के नियर
गल्फ ऑफ सिंध में डिस्चार्ज कर दिया करती थी। बट क्वेश्चन ये भी है कि जियोलॉजिस्ट किस बेसिस पर ऐसा कह सकते हैं, तो उनके इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कई एविडेंस। जैसे कि आज भी देखा जाए तो इंडस और ब्रह्मपुत्रा दोनों ही तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती हैं। इसीलिए इनके अकॉर्डिंग शिवालिक यानी इंडो ब्रह्मा रिवर का लेक से ओरिजिनेट होना और इस रीजन में फ्लो करते हुए इस रिवर का टाइम के साथ माउंटेन्स को इरोड करना, जिस वजह से सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स जैसे डिपॉजिट्स आज भी इस रीजन में दिखाई देते हैं। मींस इस रिवर की कॉन्टिन्यूटी ने ही इस रीजन को इरोड किया होगा। अब एक लंबे टाइम के बाद यही रिवर 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम में ब्रेक हो जाती है। फर्स्ट इज द इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट। मींस वेस्टर्न पार्ट से फ्लो होने वाली इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, जिसमें शामिल है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। सेकेंड सिस्टम इज द गंगा and its Himalayan tributaries in the central part, and third is the stretch of the Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries in the eastern part. अब यहाँ क्वेश्चन आता है, why did the Indo-Brahma river dismembered? Means ये river 3 parts में कैसे divide हो गई? So the dismemberment was probably due to the Pleistocene upheaval in the western Himalayas. लास्ट वीडियो में हम हिमालयस की फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। इन हिमालयस का फॉर्मेशन कई फेजेस में हुआ है। प्लेस्टोसीन पीरियड में वेस्टर्न हिमालयस का ऊपर उठना और उसी टाइम पर पोर्टवार प्लेट्यू का अपलिफ्ट करना, जिसे डेली रिज भी कहा जाता है। बेसिकली इसी ने इस एक रिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में ये रिच वाटर डिवाइड का काम करती है और इसी की वजह से इंडस और गंगा रिवर सिस्टम अलग हो जाते हैं। सेम इसी तरह राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू के बीच में पड़ने वाला मालदा गैप, इसके बारे में हम चैप्टर 1 में डिटेल से जान चुके हैं। बेसिकली डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन हमें ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जिसे जाना जाता है मेघालय और कर्बी एंगलोंग प्लेटू के नाम से। बेसिकली इस फॉल्ट के चलते डाउन थ्रस्टिंग हुई। मींस पहले ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई थी, बट फॉल्ट पड़ने पर यहाँ एक वैली टाइप स्ट्रक्चर बन गया और इसी गैप की वजह से मिड प्लेस्टोसीन पीरियड में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ने स्लोप के हिसाब से अपने फ्लो को बे ऑफ बंगाल की तरफ डाइवर्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह हुआ हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज पर। हिमालयन ड्रेनेज में शामिल है 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। लास्ट वीडियो में हमने बात की ड्रेनेज पैटर्न और हिमालयन ड्रेनेज के इवोल्यूशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली इन 3 मेजर रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। इंडस सिस्टम। इंडस रिवर बेसिन वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स में से एक है, जो कवर करती है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में ये रिवर सिस्टम कवर करता है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसके अलावा इंडस रिवर की टोटल लेंथ है 2,880 किलोमीटर। बट जो एरिया ये रिवर इंडिया में कवर करती है उसकी लेंथ है 1,114 किलोमीटर। इंडिया में इंडस रिवर को सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये इंडिया की वेस्टर्न रिवर है, क्योंकि अगर हम एक बार मैप में देखें तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब क्योंकि ये रिवर इंडिया के इस पार्ट से फ्लो करते हुए जाकर मिलती है अरेबियन सी में, इसीलिए ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। अब अगर बात करें इस रिवर के ओरिजिन की, तो ये रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में लाए करने वाले मानसरोवर लेक के नियर कैलाश माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड बोकुरचू ग्लेशियर से। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सिंगी खम्बर के नाम से, जिसका मीनिंग है लायंस माउथ। इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद ये रिवर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हुए फ्लो करती है लद्दाख और जांस्कर रेंजेस के बीच से। बेसिकली ये रिवर होकर गुजरती है लद्दाख बाल्टिस्तान से। ये है लद्दाख और ये है बाल्टिस्तान। मेनली इस रीजन को कहा जाता है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, जो लाए करता है पोक मींस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इंडस रिवर गिलगित बाल्टिस्तान से फ्लो करते हुए पहुंचती है चिल्लास में, जो लाए करता है दार्जिस्तान रीजन में। बेसिकली चिल्लास के थ्रू ही ये रिवर एंटर करती है पाकिस्तान में। इस रीजन में पहुंचने के बाद ये रिवर साउथ की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। अब अगर बात करें इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो इसमें बहुत सी रिवर्स आकर मिलती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगित, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा,
शिगर, गास्टिंग और द्रास। देन इंडस जब आगे की तरफ फ्लो करती है, देन ये रिवर पाकिस्तान में अटोक के पास लोकेटेड हिल्स से इमर्ज होती है। तब यहाँ इस रिवर के राइट बैंक पर बहुत सी रिवर्स इंडस में आकर मिल जाती हैं। एक बात जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस का फ्लो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, इसीलिए ये होगा रिवर का राइट बैंक और ये होगा लेफ्ट बैंक। ट्रिब्यूटरीज जो इंडस को उसके राइट बैंक पर ज्वाइन करती हैं वो हैं खुर्रम, तोची, गुमाल, बिबोआ एंड संगर। ये सभी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं सुलेमान रेंजेस से। ये रेंजेस लाई करती हैं पाकिस्तान में, बट इंडिया से फ्लो होने वाली ऐसी कई रिवर्स हैं जो इंडस को ज्वाइन करती हैं उसके लेफ्ट बैंक पर। ऐसी मेनली 5 रिवर्स हैं जिन्हें कहा जाता है पंचनद, मीन्स 5 रिवर्स। पंचनद ऐसा रीजन है जहाँ ये 5 रिवर मिल जाती हैं। पंजाब इसी पंचनद से बना है। ये 5 रिवर्स इंडस को ज्वाइन करती हैं मिठानकोट से थोड़ा ऊपर। पंचनद में शामिल है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इन 5 रिवर्स के मिलने के बाद कराची के ईस्ट में इंडस फाइनली जाकर मिलती है अरेबियन सी में। इंडस इंडिया का काफी स्मॉल पोर्शन को कवर करती है। यहाँ ये सिर्फ फ्लो करती है जम्मू कश्मीर या लद्दाख से, जबकि ये रिवर पाकिस्तान का काफी ज्यादा पोर्शन को कवर करती है। 1960 में हुई इंडो पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया इस रिवर सिस्टम का केवल 20% वाटर ही यूज कर सकता है। अब ये तो बात हुई इंडस रिवर की। अब जानते हैं इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा डिटेल से, जिन्हें कहा जाता है पंचनद। सबसे पहले जानते हैं झेलम के बारे में। झेलम जो कि इंडस की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। झेलम ऑरिजिनेट होती है स्प्रिंग एट वेरीनाग से, जो लोकेटेड है पीर पंजाल रेंजेस के फॉथिल्स में। पीर पंजाल रेंजेस लाई करती हैं कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये रिवर फ्लो करती है श्रीनगर से, जहां ये रिवर अपने यूथफुल स्टेज में ही मिएंडर को फॉर्म करती है। देन वूलर लेक से फ्लो करते हुए डीप नैरो गॉर्ज को बनाते हुए एंटर करती है पाकिस्तान में। देन ये रिवर ज्वाइन करती है चिनाब को पाकिस्तान के झांग में। इंडस की दूसरी ट्रिब्यूटरी है चिनाब, जो झेलम के साउथ में फ्लो करती है। चिनाब इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर मिलकर बनती है 2 स्ट्रीम से, चंद्र एंड भागा। ये दोनों स्ट्रीम एक दूसरे को ज्वाइन करती है हिमाचल प्रदेश के टांडी में, जो नियर है किलोंग के। चंद्र और भागा के ज्वाइन होने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है चिनाब के नाम से, बट इस रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये रिवर इंडिया में 1180 किलोमीटर फ्लो करती है। अब आते हैं रावी पर, जो कि इंडस की अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर राइज होती है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू हिल्स में लाई करने वाले रोहतांग पास के वेस्ट से। यहाँ से ऑरिजिनेट होने के बाद ये रिवर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश की चंबा वैली से। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये रिवर सराय सिंधु में ज्वाइन करती है चिनाब को। ये रिवर पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस के साउथर्न ईस्टर्न पार्ट के बीच के एरिया को ड्रेन करती है, जहां ये गॉर्ज बनाती है। इंडस की अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास, जो ऑरिजिनेट होती है रोहतांग पास के नियर ब्यास कुंड से, जिसका मीन सी लेवल से एलिवेशन है 4000 मीटर। ये रिवर कुल्लू वैली से फ्लो करते हुए धौलाधार रेंज के काटी और लारगी में गॉर्ज बनाती है। देन ये रिवर एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में, जहां ये जाकर मिलती है सतलज रिवर से नियर हरी के। अब आते हैं सतलुज पर। सतलुज रिवर ऑरिजिनेट होती है तिब्बत के मानसरोवर लेक के नियर राक्षस तल से, जो लोकेटेड है 4555 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है लांगचेन खंबाब के नाम से। ये रिवर इंडिया में एंटर करने से पहले करीब 400 मीटर तक इंडस के पैरेलल फ्लो करती है। अगर मैप में देखें तो ये है इंडस का ओरिजिन और ये है सतलज का ओरिजिन। आप देख सकते हैं इंडिया में एंटर करने से पहले ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं। देन इंडिया में फ्लो करते हुए रूपर में ये रिवर बनाती है गॉर्ज। देन हिमालयाज के शिप किला से फ्लो करते हुए ये रिवर एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में। बेसिकली इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, मीन्स ये रिवर हिमालयाज के ओरिजिन से पहले भी फ्लो करती थी। इस रिवर पर बने भाखरा नागर डैम के जरिए बहुत से कैनल्स में पानी पहुंचाया जाता है। तो ये था इंडस रिवर सिस्टम। अब तक जो भी हमने पढ़ा एक बार उसे शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। इंडस ऑरिजिनेट होती है तिब्बत के बोकरचो ग्लेशियर से। देन ये रिवर नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए
एंटर करती है इंडिया में। लद्दाख से फ्लो करते हुए ये पहुंचती है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। देन चिलास के थ्रू ये रिवर एंटर करती है पाकिस्तान में। यहाँ एंटर करने के बाद अटोक के नियर हिल से इमर्ज होते हुए फाइनली कराची के नियर अपने वाटर को ड्रेन करती है अरेबियन सी में। हमें इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज को जरूर याद रखना है, जो कि है इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 रिवर इंडस को ज्वाइन करती हैं मिठानकोट से थोड़ा ऊपर पंचनद में, जहां इन 5 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस की 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज जो फ्लो करती है जम्मू एंड कश्मीर से, तो आपका आंसर होना चाहिए झेलम एंड चेनाब। इसके अलावा इंडस की वो ट्रिब्यूटरी जो पूरी तरह इंडिया में लाई करती है, तो वो है ब्यास। तो ये था इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा जो कि इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर होने के साथ साथ इस रिवर का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में ये जरूर पढ़ा होगा, गंगा रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री ग्लेशियर के नियर गौमुख से होता है। बट क्या सच में कैसा हो अगर हम कहें कि गंगा का ओरिजिन नहीं, जबकि गंगा बहुत सी रिवर्स के मिलने के बाद बनती है? तो गंगा ओरिजिन होती है या बहुत सी रिवर के मिलने के बाद बनती है? इसे जानने से पहले जानते हैं प्रयाग के बारे में। प्रयाग मेनली उस जगह को कहा जाता है जहां 2 या 2 से ज्यादा रिवर्स का मिलन या कॉन्फ्लुएंस होता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसे 5 प्रयाग है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब आते हैं गंगा रिवर पर। आप सभी ने बद्रीनाथ के बारे में जरूर सुना होगा। बद्रीनाथ के सतोपद ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है विष्णु गंगा और दूसरे साइड से ऑरिजिनेट होती है धौली गंगा। ये दोनों रिवर्स आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, जिसे जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है। जब 2 रिवर की डेप्थ बराबर होती है, तो इन रिवर के मिलने के बाद रिवर के नाम को चेंज कर दिया जाता है। पर अगर एक रिवर की डेप्थ ज्यादा और दूसरे की कम हो, तो ऐसे में रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के बाद उस रिवर को ज्यादा डेप्थ वाली रिवर के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि विष्णु और धौली गंगा की डेप्थ लगभग बराबर होती है, इसीलिए विष्णु प्रयाग में इन दोनों रिवर के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है अलकनंदा के नाम से। अब आगे चलकर अलकनंदा से आकर मिलती है नंदाकिनी रिवर, और जहां इन दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। अब क्योंकि नंदाकिनी स्मॉल और कम गहरी है, जबकि अलकनंदा बड़ी रिवर है, इसीलिए इसे आगे भी अलकनंदा के नाम से जाना जाएगा। आगे जाकर अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडर रिवर। इनके कॉन्फ्लुएंस होता है कर्ण प्रयाग में। अब क्योंकि पिंडर रिवर अलकनंदा के कंपैरिजन में कम गहरी है, इसीलिए अलकनंदा से मिलने के बाद इसे आगे भी जाना जाता है अलकनंदा के नाम से। अब जैसे ही अलकनंदा आगे फ्लो करना शुरू करती है, तो एक और रिवर अलकनंदा से आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये रिवर है मंदाकिनी रिवर, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है, जो ऑरिजिनेट होती है केदारनाथ से। क्योंकि मंदाकिनी कम जबकि अलकनंदा ज्यादा गहरी है, तो आगे भी इस रिवर को जाना जाएगा अलकनंदा के नाम से। जब रुद्रप्रयाग से अलकनंदा रिवर और आगे फ्लो करना शुरू करती है, तब एक और रिवर जिसका नाम है भागीरथी, वो आकर मिलती है अलकनंदा से। भागीरथी ऑरिजिनेट होती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से, जो काफी बड़ी रिवर है, और उत्तराखंड के लोग मेनली इस रिवर को ही गंगा मानते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का ओरिजिन गौमुख से होता है। बट क्योंकि हमें गंगा सिस्टम को बहुत डिटेल में जानना है, इसीलिए गंगा किन रिवर्स से मिलकर बनती है, ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। अब फाइनली यही भागीरथी रिवर अलकनंदा से जाकर मिलती है देवप्रयाग में। अब क्योंकि यहाँ इन दोनों रिवर की डेप्थ लगभग बराबर हो जाती है, तो इसे रिवर का नाम हो जाता है गंगा रिवर। अब इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि गंगा का ओरिजिन नहीं, बल्कि गंगा बहुत से रिवर्स के मिलने के बाद बनती है। गंगा रिवर प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार में। अभी तक हमने जो कुछ जाना एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग या जोशीमठ, जहां आकर मिलती है विष्णु एंड धौली गंगा। विष्णु गंगा जो ऑरिजिनेट होती है बद्रीनाथ के सतोपद ग्लेशियर से, और इसी के दूसरे साइड से ऑरिजिनेट होती है धौली गंगा। इनके मिलने के बाद ये रिवर कहलाती है अलकनंदा।
देन अलकनंदा से नंद प्रयाग में आकर मिलती है नंदाकिनी रिवर। उसके बाद जब अलकनंदा और आगे फ्लो करती है तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडर रिवर। देन और आगे अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है मंदाकिनी रिवर, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। अब भागीरथी रिवर जो ऑरिजिनेट होती है गौमुख से, ये रिवर अलकनंदा से आकर मिलती है देवप्रयाग में। इन रिवर्स के मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसे ही कहा जाता है गंगा रिवर। होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे हम जानेंगे कि जब गंगा एंटर करती है प्लेन्स में तब उसमें कौन कौन सी रिवर्स आकर मिलती हैं। हरिद्वार में एंटर करने के बाद पहले गंगा फ्लो करती है साउथ डायरेक्शन की तरफ, देन फ्लो होना शुरू करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, देन फ्लो करती है ईस्ट की तरफ। बंगाल में पहुंचने के बाद ये रिवर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिनके नाम है भागीरथी और पद्मा। भागीरथी फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से, जिसे वेस्ट बंगाल में जाना जाता है हुगली के नाम से, जबकि गंगा की दूसरी स्ट्रीम फ्लो करती है बांग्लादेश से, जिसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा रिवर की लेंथ है 2525 किलोमीटर। अब अगर उन स्टेट्स की बात करें जहां से गंगा फ्लो करती है तो वो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन केवल इंडिया में ही कवर करती है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, जिसमें हिमालय से ओरिजिन होने वाली पेरिनियल रिवर्स आकर मिलती हैं। इनके अलावा पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाली बहुत सी नॉन पेरिनियल रिवर भी गंगा में आकर मिलती हैं। पेरिनियल वो जिन रिवर्स में साल भर पानी रहता है, जबकि नॉन पेरिनियल में ज्यादातर मानसून के टाइम पर ही पानी रहता है। ये रिवर रेनफॉल न होने पर ड्राई हो जाती हैं। गंगा रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो ये है गंगा का राइट बैंक और ये है लेफ्ट बैंक। गंगा की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, जबकि कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये तो सिर्फ कुछ रिवर्स हैं, और भी बहुत सी रिवर्स गंगा में आकर मिलती है। अब बात करते हैं गंगा में मिलने वाली एक और इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में, जिसका नाम है यमुना, जो गंगा की वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। रिवर यमुना जो ऑरिजिनेट होती है बंदेर पूंछ रेंजेस के वेस्टर्न स्लोप के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये रिवर गंगा से जाकर मिलती है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सभी रिवर ऑरिजिनेट होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू से, जबकि हिंडन, रेंद, सेंगर, वरुणा यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर का ज्यादातर वाटर आगरा कैनल प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने यमुना रिवर को जरूर देखा होगा। अब गंगा की कुछ और मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिटेल से जानते हैं, जैसे कि चंबल जो ऑरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू के नियर महाव से और नॉर्थवर्ड फ्लो करते हुए राजस्थान के कोटा में ये रिवर बनाती है गॉर्ज, जहां इस रिवर पर बनाया गया है गांधी सागर डैम। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से फ्लो करते हुए फाइनली ज्वाइन करती है यमुना को, और हम सभी जानते हैं अल्टीमेटली यमुना ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। चंबल फेमस है अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, जिसे चंबल रिवाइन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं गंडक पर, जो मिलकर बनती है दो स्ट्रीम्स, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से। ये दोनों स्ट्रीम्स राइज होती हैं नेपाल हिमालयाज में धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच से। इन दोनों स्ट्रीम के मिलने के बाद इस रिवर को कहा जाता है गंडक। मेनली ये ड्रेन करती है नेपाल के सेंट्रल पार्ट को। ये रिवर गंगा प्लेन्स में एंटर करती है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और ये रिवर गंगा को ज्वाइन करती है पटना के नियर सोनपुर में। अगली रिवर है घाघरा, जो ऑरिजिनेट होती है मापचा चुंगू ग्लेशियर से। इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है तिला, सेती एंड बेरी, जिनका पानी ये रिवर कलेक्ट कर आगे बढ़ती है माउंटेन को कट करते हुए। ये रिवर शीश पानी में बनाती है डीप गॉर्ज। प्लेन्स में इस रिवर में आकर मिलती है शारदा रिवर, जिसे काली और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये काली गंगा उस काली गंगा से अलग है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जाना था। मेनली वो थी मंदाकिनी रिवर। फाइनली छपरा में घाघरा रिवर जाकर मिलती है गंगा से। घाघरा के बाद अगली रिवर है कोसी रिवर, जिसे सौरव बिहार भी कहा जाता है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है
ये रिवर ओरिजिनेट होती है माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से, तिब्बत में। यहाँ इस रिवर से आकर मिलती है अरुण रिवर, जो कि कोसी की ट्रिब्यूटरी है। नेपाल में सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करने के बाद इसे वेस्ट से ज्वाइन करती है रिवर सोन कोसी और ईस्ट में ज्वाइन करती है तामूर कोसी। इस रिवर को 7 अलग अलग रिवर ज्वाइन करती है, जो मिलकर बनाती है सप्तकोशी। देन ये रिवर एंटर करती है बिहार में। अब क्योंकि ये रिवर बहुत सी रिवर्स के वाटर को लेकर चलती है, इसीलिए ये रिवर बिहार में फ्लड का एक बड़ा कारण बनती है। इसीलिए इसे कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। नेक्स्ट इज रामगंगा। ये बाकी रिवर के कंपैरिजन में एक स्मॉल रिवर है, जो राइज होती है गढ़वाल हिल्स के नियर गैरसैंण से। शिवालिक रेंजेस को क्रॉस करते ही ये रिवर अपने कोर्स को चेंज कर लेती है और एंटर करती है उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में नियर नजीबाबाद। फाइनली ये रिवर कन्नौज में ज्वाइन करती है रिवर गंगा को। अब आते हैं दामोदर रिवर पर। ये रिवर ऑक्यूपाई करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न मार्जिन को। मेनली ये रिवर ऑरिजिनेट होती है झारखंड से, देन रिफ्ट वैली से फ्लो होते हुए ये रिवर ज्वाइन करती है हुगली को। याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है। उसकी एक ब्रांच थी भागीरथी और दूसरी थी पद्मा। भागीरथी जो फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से, और गंगा की इसी ब्रांच को वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है। दामोदर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है बाराकर रिवर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह सॉरो ऑफ बिहार है कोसी, वैसे ही दामोदर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। बट इस रिवर पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी डैम्स को बना दिया गया है, जिस वजह से ये रिवर पहले जितना डिस्ट्रक्शन किया करती थी उसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। अब आती है शारदा रिवर, जिसे सरयू रिवर भी कहा जाता है। ये राइज होती है नेपाल हिमालय के ग्लेशियर मिलम से, जहाँ इस रिवर को जाना जाता है गोरी गंगा के नाम से। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस रिवर को कहा जाता है काली या चौक, जहाँ ये रिवर ज्वाइन करती है घाघरा रिवर को और अल्टीमेटली घाघरा रिवर ज्वाइन करती है गंगा को। नेक्स्ट इज महानंदा रिवर, जो कि गंगा की एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो राइज होती है दार्जिलिंग से और गंगा को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में। बेसिकली ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एट लास्ट सोन रिवर, जो गंगा की एक बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से। ये रिवर प्लेट्यू में बहुत से वाटरफॉल्स बनाती है। देन ये रिवर पटना के वेस्ट में आरा पहुंचने के बाद ज्वाइन करती है रिवर गंगा को। अब जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, जिनके मिलने के बाद बनती है गंगा रिवर। गंगोत्री के नियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर। यमुना को ज्वाइन करती है चंबल, केन, बेतवा। इनके मिलने के बाद यमुना अल्टीमेटली ज्वाइन करती है गंगा रिवर को प्रयागराज में। देन गंगा को ज्वाइन करेगी सोन और दामोदर ज्वाइन करेगी हुगली को वेस्ट बंगाल में, जो कि गंगा की ही स्ट्रीम है। मेनली ये सभी रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब अगर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है रामगंगा, गोमती, शारदा, जो ज्वाइन करती है घाघरा को और घाघरा ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। देन आगे है गंडक, कोसी और लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा। तो ये थी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिवर गंगा की कहानी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि सॉरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, तो वो है रिवर कोसी। सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो वो होगी दामोदर रिवर। भागीरथी और गंगा रिवर का कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, तो आंसर है देवप्रयाग में। वो स्टेट्स जहां से रिवर गंगा ड्रेन्ड होती है, तो वो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। पर क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस डेल्टा को सुंदरबन नाम कैसे मिला? तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि एशिया से फ्लो होने वाली इम्पोर्टेंट रिवर में से एक है। ये रिवर अपनी जर्नी शुरू करती है हिमालय से। ये रिवर तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से फ्लो करते हुए अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। ये हिमालय से फ्लो होने वाला तीसरा बड़ा रिवर सिस्टम है।
द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। जैसा कि गंगा जो नॉर्दर्न प्लेन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर में से एक है। इस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक के नियर कैलाश रेंजेस में पड़ने वाले चेमायुदुम ग्लेशियर से। एक बार ध्यान दीजिए, जब हमने रिवर इंडस के बारे में पढ़ा था, वो ओरिजिन होती है कैलाश रेंजेस के वेस्टर्न पार्ट के ग्लेशियर से, जबकि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज के ईस्ट में पड़ने वाले ग्लेशियर से। ये रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए नियरली 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये रिवर तिब्बत के साउदर्न पार्ट के ड्राई और फ्लैट रीजन से फ्लो करती है। मींस ये सिर्फ वो डिस्टेंस है जो ये रिवर इंडिया से बाहर कवर करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। तिब्बत से फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सापंगो नाम से, जिसका मीनिंग है द प्यूरिफायर। अब क्योंकि इस रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो ये होगा इस रिवर का राइट बैंक और ये होगा लेफ्ट बैंक। तिब्बत में इस रिवर की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रांगो सापंगो। लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि हिमालयस इस रीजन में साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब इस रीजन में हिमालयस की इंपॉर्टेंट पीक है नामचा बरवा, जिसकी हाइट है 7755 मीटर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर इस रीजन में गॉर्ज बनाते हुए नामचा बरवा के बीच से निकलते हुए उसे कट करते हुए साउथ की तरफ बेंड हो जाती है और एंटर करती है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ ये रिवर इमर्ज होती है हिमालयस के फॉथिल से। इस रीजन में इस रिवर को जाना जाता है शियांग या दिहांग के नाम से। इंडिया में ये रिवर पार्टिकुलरली एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन के वेस्ट में। यहाँ इस रिवर में आकर मिलती है बहुत सी रिवर। अब साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए यहाँ इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग और शिकांग। ये मेनली एक ही रिवर है और लोहित। इन रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। एक बार दोबारा देखिए, तिब्बत से फ्लो करते हुए एक रिवर आती है जिसे कहा जाता है सापंगो। जैसे ही ये एंटर करती है इंडिया में, इसे जाना जाता है दिहांग या शियांग के नाम से। अब इस दिहांग रिवर में आकर मिलती है दो और रिवर, एक है दिबांग जिसे शिकांग भी कहा जाता है और दूसरी है लोहित। अब इन तीनों रिवर दिहांग, दिबांग और लोहित के मिल जाने के बाद इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से। जहां ये रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती है वो पॉइंट है सदिया। अब यहाँ से आगे की तरफ फ्लो करेगी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आती है असम वैली, जहां से ये रिवर फ्लो करती है। यहाँ इस रिवर में और भी कई रिवर आकर मिलती हैं। इस रीजन में ये रिवर बहुत तेज फ्लो करती है। यहाँ इस रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बुरही, दिहिंग एंड धनसारी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। एक बार ध्यान दें, क्योंकि इस रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, इसीलिए ये है इस रिवर का लेफ्ट बैंक जबकि ये है राइट बैंक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुबानसिरी रिवर जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत से, जो कि एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर आगे की तरफ फ्लो करती है बांग्लादेश के नियर दुबरी में और यहाँ से ये रिवर साउथवर्ड फ्लो करना शुरू करती है। यहाँ इस रिवर के राइट बैंक पर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है रिवर तिस्ता। इस रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को कहा जाता है जमुना रिवर, जो फाइनली मर्ज हो जाती है पद्मा रिवर में। अब जरा याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी जो कि फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल में इस गंगा के स्ट्रीम को जाना जाता है बेसिकली हुगली के नाम से और पद्मा फ्लो करती है बांग्लादेश से। अब गंगा के यही ब्रांच जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, उसी से बांग्लादेश में आकर मिलती है जमुना रिवर। जब पद्मा और जमुना एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, तब इसका नाम बदलकर हो जाता है मेघना रिवर, जो फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। सी में मर्ज होने से पहले ये रिवर बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र जानी जाती है फ्लड्स, शिफ्टिंग चैनल्स और बैंक इरोजन के लिए।
मीन्स आपने अक्सर असम में आने वाले फ्लड के बारे में जरूर सुना होगा, और ऐसा होने का रीजन है क्योंकि इस रिवर की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज काफी लार्ज हैं, जो काफी पानी लेकर चलती हैं और अल्टीमेटली मर्ज होती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। पानी के साथ साथ अपने तेज फ्लो से ये रिवर इस रीजन को इरोड भी करती है, जिससे ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स को भी लेकर आती है, और यहाँ पड़ने वाला रेनफॉल भी इस रीजन में फ्लड आने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय के मासिनराम में होता है। बेसिकली हैवी रेनफॉल भी इस रीजन में इन रिवर्स के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जाना। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत के कैलाश रेंजेस के चेमायुदुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सैपंगो नाम से। हिमालयस के पैरेलल फ्लो करते हुए ये रिवर नामचा बरवा से लेती है यू टर्न और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन में। यहाँ इस रिवर को जाना जाता है दिहांग या शियांग के नाम से। यहाँ इस रिवर को ज्वाइन करती है दिबांग और लोहित रिवर, जो इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इन रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब सदिया से धुबरी तक ये रिवर जितना भी डिस्टेंस कवर करती है, इस दौरान इस रिवर को बहुत सी रिवर्स ज्वाइन करती हैं। जैसे कि यहाँ इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बुरही दिहिंग, धनसारी, जबकि यहाँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। ब्रह्मपुत्र में तिस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। अब फाइनली जमुना रिवर जाकर मिलती है पद्मा रिवर से। जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है मेघना रिवर के नाम से। अब मेघना रिवर फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब आते हैं इस सिस्टम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सांगपो। देन सांगपो रिवर को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है दिहांग या शियांग के नाम से। वो प्लेस जहां दिहांग रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से, तो वो प्लेस है सदिया, जहां लोहित और दिबांग रिवर के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? तो आंसर है मजूली, जो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को तिस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। इंडिया की कौन सी सिटी है जो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर? तो आंसर है गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है? तो आंसर है सुबानसिरी लोअर डैम, जिसका ऑफिशियल नेम है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? तो आंसर है द भूपेन हजारिका सेतु, ऑल्सो नोन एज द धोला सदिया ब्रिज। इंडिया में बिल्ड होने वाला सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश को। इस ब्रिज को बिल्ड किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी लोहित रिवर पर। लास्ट इज सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो आंसर है चेमायुदिंग ग्लेशियर। तो फाइनली हम हिमालयन ड्रेनेज को कंप्लीट कर चुके हैं, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया के इस पार्ट को कहा जाता है पेनिनसुला, जहां से फ्लो करती हैं बहुत सी रिवर्स। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन, मींस ये ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज से काफी पुराना है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से जान चुके हैं। इंडियन लैंडमास जो पहले से एग्जिस्ट करता था और पार्ट था ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जो बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर नॉर्थ की तरफ मूव करता है और टकराता है यूरेशियन प्लेट से, जिस वजह से ओरिजिन होता है हिमालयास का। अब क्योंकि हिमालयास का ओरिजिन बाद में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हिमालयास के बनने के बाद ही यहाँ से रिवर्स ने फ्लो करना शुरू किया होगा। बट पेनिनसुलर लैंडमास पहले से एग्जिस्ट करता था, इसीलिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज से ओल्डर है। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज हिमालयास से ओल्डर है, इसका पता हमें कैसे चलता है? तो ये हमें पता चलता है ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज और रिवर की मेच्योरिटी से। मींस इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर की वैली काफी ब्रॉड है, बट बहुत डीप नहीं है। मींस यहाँ के रिवर्स ने टाइम के साथ अपने बेड को बढ़ा लिया है, जबकि हिमालयन रिवर की वैली ब्रॉड न होकर काफी गहरी है।
और ऐसा होने का रीजन है कि हिमालयन रिवर में जितना पानी है उतना पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं है, क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स में पानी आता है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, जिस वजह से ये पेरेनियल रिवर्स हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है, जबकि ऐसा कोई भी सोर्स पेनिनसुलर रिवर्स के पास नहीं है, जिस वजह से इन रिवर्स में पानी हिमालयन रिवर से कम रहता है। और यही रीजन है कि इन रिवर्स की वैली शैलो यानी डीप ना होकर काफी ब्रॉड हैं। इसके अलावा ये रिवर्स काफी मैच्योर हैं, मींस ये रिवर यंग नहीं है, ये रिवर्स काफी पुरानी है, जिस वजह से इन रिवर्स में उतना ज्यादा सिल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर से फ्लो करती हैं, जिस वजह से उतना ज्यादा इरोजन नहीं होता है। अब इस रीजन में लाए करने वाले वेस्टर्न घाट्स काम करते हैं वाटर डिवाइड का। वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड करते हैं गुजरात टू केरला, जिस वजह से इस रीजन से फ्लो होने वाली ज्यादातर रिवर्स का फ्लो ईस्ट की तरफ है और ये रिवर्स जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, जबकि कुछ ऐसी स्मॉल रिवर्स भी हैं जिनका फ्लो वेस्ट की तरफ है और वो जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में। वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाले रिवर्स काफी स्मॉल है, इसीलिए उन्हें रिवर्स न कहकर रिवुलेट्स कहा जाता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स है नर्मदा और तापी। इन रिवर्स के अलावा कुछ और रिवर्स भी हैं जो ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्दर्न पार्ट से, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। बट ये रिवर्स पार्ट है गंगा रिवर सिस्टम का, क्योंकि इन रिवर्स का फ्लो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है और अल्टीमेटली ये जाकर मिलती हैं गंगा रिवर में। पेनिनसुलर ड्रेनेज की अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स एक फिक्स्ड कोर्स से फ्लो करती हैं, एज वेल एज ये रिवर्स मिएंडर्स को फॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि इन रिवर्स की स्पीड हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में काफी कम है। हिमालयन रिवर फ्लो करती है स्लोप से, जिस वजह से इन रिवर की स्पीड नेचुरली काफी तेज हो जाती है और यही पेनिनसुलर रिवर में मिसिंग है, क्योंकि ये रिवर्स प्लेट्यू के ऊपर से फ्लो करती हैं, तो कुछ हद तक इन रिवर के पास भी स्लोप है, बट उतना नहीं जो इन रिवर की स्पीड को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सके। एज वेल एज ये प्लेट्यू हार्ड रॉक से बना हुआ है, इसीलिए प्लेट्यू को रिवर्स के द्वारा इरोड कर पाना उतना आसान नहीं है, जिस वजह से इन रिवर्स में सिल्ट कम होता है और यही रीजन है कि ये रिवर्स मेंडर को फॉर्म नहीं करती हैं। इसके अलावा ये रिवर्स नॉन पेरेनियल है, क्योंकि इन रिवर्स का फ्लो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। रेनफॉल ना होने पर ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं। बट अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो वो एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में इस रिवर में अच्छा खासा पानी रहता है। नर्मदा रिवर फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, इसके ऊपर है विंध्या रेंजेस और नीचे है सतपुरा रेंजेस, और इनके बीच से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। देन सतपुरा रेंजेस और पेनिनसुलर माउंटेन के बीच से फ्लो करती है तापी रिवर। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब जानते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में। द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज का एवोल्यूशन लाखों करोड़ों सालों में हुआ है और इसके 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिन्होंने पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को शेप दी है। फर्स्ट इवेंट है subsidence of the western flank of the peninsula leading to its submergence below the sea during the early tertiary period। ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से इस प्लेट्यू का वेस्टर्न फ्लैंक नीचे की तरफ धंस चुका है, जिस वजह से इस प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट सी में सबमर्ज हो चुका है और ऐसा होने का रिजल्ट है इसका एक पार्ट नीचे और एक ऊपर है, जिस वजह से अब चीजें सिमेट्रिकल नहीं है। बट ओरिजिनली ये लैंडमास इवन था। अब क्योंकि कुछ हद तक ये पार्टिकुलर एरिया सी में सबसाइड हो चुका है, इसीलिए हमारा वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत से नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर बनते हैं, जैसे कि यहाँ के कुछ पोर्ट्स हैं गोवा पोर्ट्स, मुंबई पोर्ट्स, नावा शेवा पोर्ट्स एटसेट्रा। इसके अलावा वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर्स काफी स्मॉल है। ये रिवर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती हैं, इसीलिए ये सिल्ट को कलेक्ट नहीं करती हैं और यही रीजन है कि जब ये रिवर जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं करती हैं और इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर पानी की गहराई काफी ज्यादा है। दूसरा जियोलॉजिकल इवेंट है अपहेवल ऑफ द हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग।
हम सेकंड चैप्टर में हिमालयस के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। हम सभी जानते हैं ये इंडियन प्लेट पार्ट थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। जब ये इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई तब फॉर्मेशन हुआ हिमालयस का। अब आप खुद ही सोचिए, जब दो प्लेट्स आपस में टकराई होंगी तो इंटेंस प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, जिस वजह से कुछ चट्टानें टूटकर नीचे की तरफ चली गई होंगी और आगे पीछे हिल्स रह गए होंगे। जो लैंडमास नीचे गया वहां से रिवर्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया और इसी को कहा जाता है ट्रफ फॉल्टिंग। अब ये प्रेशर हिमालयन रीजन के साथ साथ पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू मींस इसके पीछे की तरफ भी क्रिएट हुआ होगा। अब इसी इंटेंस प्रेशर की वजह से इस प्लेट पर बहुत सी जगह पर फॉल्ट्स पड़े। इन फॉल्ट्स के पड़ने से ही फॉर्मेशन हुआ रिफ्ट वैली का। जैसे कि ऐसा ही एक फॉल्ट है जिसके नॉर्थ में बने विंध्या रेंजेस और साउथ में सातपुरा रेंजेस, और जब इसी रिफ्ट वैली से पानी ने फ्लो होना शुरू कर दिया तब बनी नर्मदा रिवर। बेसिकली आज जिस वैली से ये रिवर्स फ्लो करती हैं वो नेचुरली क्रिएट हुई है। ऐसा ही एक और फॉल्ट है मालदा फॉल्ट, जिसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से जान चुके हैं। अब जिस तरह गंगा या ब्रह्मपुत्र सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, उस तरह नर्मदा या तापी नहीं करती हैं, और ऐसा होने का रीजन है क्योंकि इन रिवर्स की वैली ट्रफ फॉल्टिंग से बनी हुई है, जिस वजह से इन रिवर्स के अंदर जो भी डिट्रेस मटेरियल रहता है वो उसी रिफ्ट वैली की क्रैक्स में डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे रिवर्स फ्लो करती हैं। इसीलिए जब ये रिवर्स जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में तो इन रिवर्स में ज्यादा सिल्ट या डिट्रेस मटेरियल नहीं होता है। इस तरह के फॉल्ट आपको साउथ इंडिया में कई जगहों पर देखे जा सकते हैं जहां से आज रिवर्स फ्लो करती हैं। थर्ड जियोलॉजिकल इवेंट है स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन gave orientation to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period। अभी ऊपर ही हमने जाना कि वेस्टर्न घाट्स का कुछ पार्ट सी में सबमर्ज हो चुका है, बट पेनिनसुलर प्लेट्यू का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। इसीलिए ज्यादातर रिवर्स का फ्लो ईस्ट की तरफ है और ये रिवर्स जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। बेसिकली हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पेनिनसुलर ड्रेनेज और इसके एवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज, जिसमें हम यहाँ से फ्लो होने वाले रिवर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। सबसे पहले जानते हैं महानदी के बारे में। ये रिवर राइज होती है छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट सिहावा के नियर से। ये रिवर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो करते हुए अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। ये रिवर 851 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका कैचमेंट एरिया फैला हुआ है 1.42 स्क्वायर किलोमीटर में। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस रिवर का कैचमेंट एरिया काफी बड़ा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रिवर में आकर मिलती हैं बहुत सी रिवर्स, जैसे कि सियोनाथ, हस्तियो, मांड, एब, ओंग और तेल। इसी रिवर के ऊपर उड़ीसा में बिल्ड किया गया है हीराकुंड डैम। इस रिवर के लोअर कोर्स में हमें नेविगेशन देखने को मिलता है। इस रिवर का 53% ड्रेनेज बेसिन लाई करता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% लाई करता है उड़ीसा में। हमारी अगली पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी रिवर, जो कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट रिवर है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर राइज होती है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से और अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज रन करती हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। गोदावरी रिवर 1465 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका कैचमेंट एरिया स्प्रेड करता है 3.13 स्क्वायर किलोमीटर में। ये रिवर 49% लाई करती है महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बची हुई फ्लो करती है आंध्र प्रदेश से। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, माजरा गोदावरी की मेन ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी रिवर जब अपने लोअर कोर्स में पहुंचती है तब आंध्र प्रदेश में लाई करने वाले पोलावरम के साउथ में हमें फ्लड देखने को मिलता है और इसी रीजन में ये रिवर बनाती है गॉर्ज। देन राजामुंद्री में पहुंचने के बाद ये रिवर बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और बनाती है इस रीजन में डेल्टा। देन हमारी नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। ये रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से
इसकी टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा। इस रिवर के टोटल कैचमेंट एरिया का 27% लाया करता है महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका में और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगली रिवर है कावेरी। ये रिवर राइज होती है कर्नाटका के कुंगाडू डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी हिल्स से। इन हिल्स का ऑल्टीट्यूड है 1341 मीटर। कावेरी रिवर की लेंथ है 800 किलोमीटर और टोटल एरिया जो ये रिवर ड्रेन करती है वो है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। इस रिवर का डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इस रिवर का अपर कैचमेंट एरिया रेनफॉल रिसीव करता है साउथ वेस्ट मॉनसून के दौरान, मींस समर के टाइम पर, जो मॉइस्चर लेडन विंड इस रीजन से ब्लो करती है। बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून ऑरिजिनेट होता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जबकि इस रिवर का लोअर पार्ट रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, मींस विंड जो विंटर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ ब्लो करती हैं। बेसिकली जब मॉनसूनल विंड रिट्रीट करती हैं, इस टाइम पर ये विंड बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती हैं, जिसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू के साउथ ईस्ट में रेनफॉल देखने को मिलता है। इंडियन मॉनसून के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से जानेंगे और यही रीजन भी है कि इस रिवर में दूसरी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में साल भर पानी रहता है। इस रिवर का 3% बेसिन लाया करता है केरला में, 41% कर्नाटका और 56% तमिलनाडु में। इस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। अब ये थी पेनिनसुलर ड्रेनेज में शामिल वो मेन रिवर्स जो फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ, बट पेनिनसुलर ड्रेनेज में शामिल ऐसी 2 रिवर्स भी हैं जो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ, जैसे कि नर्मदा एंड तापी। चलिए अब जरा इन दोनों रिवर्स के बारे में जानते हैं। नर्मदा रिवर, ये रिवर राइज होती है अमरकंटक प्लेट्यू के वेस्टर्न फ्लैंक से, जिसकी हाइट है 1057 मीटर। ये रिवर फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, जिसके साउथ में है सतपुरा रेंज और नॉर्थ में है विंध्या रेंज। ये रिवर मार्बल रॉक्स को कट करते हुए बनाती है बहुत ही सुंदर गॉर्ज और जबलपुर के नियर बनाती है धुआधर वाटरफॉल। 1312 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए ये रिवर बारूच के साउथ में जाकर मिलती है अरेबियन सी में, जहां ये 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाती है। इसका कैचमेंट एरिया है 98,796 किलोमीटर। इस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली दूसरी रिवर है तापी रिवर। ये रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले मुल्ताई से। ये रिवर 724 किलोमीटर लॉन्ग है और ड्रेन करती है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। इस रिवर का 79% बेसिन लाया करता है महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात में। अब जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में जो ओशंस तक पहुंचने से पहले ही गुजरात के रन ऑफ कच्छ में एंड हो जाती है। ये रिवर है लूनी रिवर। ये रिवर राजस्थान रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर है। ये राइज होती है अरावली रेंजेस के पुष्कर वैली से, मेनली 2 ब्रांचेस में। इसकी एक ब्रांच को कहा जाता है सरस्वती और दूसरी को सागरमती। आपके बुक में बाय मिस्टेक प्रिंट है साबरमती, बट इस स्ट्रीम का नाम साबरमती नहीं सागरमती है। ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे को ज्वाइन करती है गोविंदगढ़ में और यहीं से इस रिवर को जाना जाता है लूनी रिवर के नाम से। ये रिवर तलवारा के वेस्ट से फ्लो करते हुए देन फ्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ और ज्वाइन करती है रन ऑफ कच्छ को। बेसिकली ये पूरा रिवर सिस्टम एफर्मल है, मींस ये ऐसी रिवर है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता है। दूसरा ये कि ये रिवर अरेबियन सी तक पहुंचने से पहले ही ड्राई हो जाती है। पेनिनसुलर इंडिया से ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जबकि वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली 2 मेन रिवर्स हैं नर्मदा एंड तापी। अब इन मेन रिवर्स के अलावा भी ऐसी बहुत सी छोटी रिवर्स हैं जो वेस्ट और ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। पहले हम जानेंगे उन रिवर्स के बारे में जो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ, बट इन रिवर्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मेनली वो रिवर्स जो जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में, उन रिवर्स का कोर्स शॉर्ट क्यों है? तो इसका रीजन है वेस्टर्न घाट्स, जिसने पूरे के पूरे पेनिनसुला को असिमेट्रिकली डिवाइड किया हुआ है। मींस ईस्ट की तरफ स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप ईस्ट की तरफ टिल्टेड भी है, जिस वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, जबकि वेस्ट की तरफ स्लोप और एरिया दोनों ही कम है
एज वेल एज इन रिवर्स का सोर्स मीन्स जहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, वहां से अरेबियन सी के बीच का डिस्टेंस ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। और यही रीजन है जिस वजह से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का कोर्स काफी शॉर्ट है। अब वेस्टर्न घाट से बहुत सी रिवर्स निकलती हैं, बट हम बुक के अकॉर्डिंग केवल कुछ ही रिवर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि शतरंजी, भद्रा, दादर, साबरमती, माही, वैतरणी, काली नदी, भेदती, शारावती, मांडोवी, जौरी, भारतपुजा, पेरियार और पंबा रिवर। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से फ्लो होने वाली रिवर से। पहली रिवर है शतरंजी। ये रिवर राइज होती है गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट दलकावा से। गुजरात के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट राजकोट के अनयली विलेज से ओरिजिनेट होती है भद्रा रिवर। देन गुजरात के ही एक और डिस्ट्रिक्ट पंचमहल जिसके गंतार विलेज के नियर से ओरिजिनेट होती है दादर रिवर। गुजरात के ही दो और फेमस रिवर है साबरमती और माही। माही एक ऐसी रिवर है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान देन गुजरात से फ्लो करते हुए अपने वाटर को ड्रेन करती है गल्फ ऑफ कैम्बे में, जबकि साबरमती रिवर ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस के वेस्टर्न पार्ट से। देन ये रिवर भी अपने वाटर को ड्रेन करती है गल्फ ऑफ कैम्बे में। इनके अलावा भी गुजरात से फ्लो होने वाली बहुत सी रिवर्स हैं, बट ये कुछ प्रोमिनेंट रिवर है जिनके बारे में हमने अभी जाना। अब चलते हैं और जानते हैं वैतरणी रिवर के बारे में। ये रिवर ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिम्बकम हिल से। इन हिल्स का एलिवेशन है 670 मीटर। ये रिवर इस रीजन से फ्लो करते हुए जाकर मिलती है अरेबियन सी में। इसके बाद आती है काली नदी। ये रिवर राइज होती है कर्नाटका के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से और अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है कारवार बे में। नेक्स्ट इज भेदती रिवर। ये रिवर लाया करती है हुबली धारावाड़ में, जो लाया करता है कर्नाटका में, जिसका कोर्स है 161 किलोमीटर। ये रिवर मेनली काली नदी के साउथ में फ्लो करती है। नेक्स्ट इज शारावती रिवर। ये रिवर भी ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से। ये रिवर ड्रेन करती है अपने कैचमेंट एरिया से और इसका कैचमेंट एरिया है 2209 स्क्वायर किलोमीटर। तो कर्नाटका की कुछ प्रोमिनेंट रिवर हैं काली नदी, भेदती और शारावती रिवर। अब आते हैं गोवा पर। यहाँ से फ्लो होने वाली दो इम्पोर्टेंट रिवर है मांडोवी और ज्वारी। बेसिकली अगर हम मैप में देखें तो ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटका और दोनों के बीच में छोटा सा लाया करता है गोवा, जहाँ से ये दो इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं। अब आगे आते हैं केरला पर। केरला की कोस्टलाइन काफी नैरो है और यहाँ से फ्लो होने वाली तीन इम्पोर्टेंट रिवर है भारतपुजा, पेरियार और पंबा रिवर। भारतपुजा ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है जो राइज होती है अन्नामलाई हिल से। इस रिवर को पुन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर ड्रेन करती है 5397 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। केरला की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेरियार। इसका कैचमेंट एरिया है 5243 स्क्वायर किलोमीटर। बेसिकली हम कह सकते हैं कि भारतपुजा और पेरियार रिवर के कैचमेंट एरिया में मार्जिनल डिफरेंस ही है। केरला की एक और इम्पोर्टेंट रिवर है पंबा। ये रिवर जाकर मिलती है वेम्बनाड लेक में। मेनली ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। तो ये थी वो सभी स्मॉलर रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए अपने वाटर को ड्रेन करती है अरेबियन सी में। अब आते हैं उन स्मॉलर रिवर्स पर जो फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ। स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली बहुत सी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपने वाटर को ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। अब ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली बड़ी रिवर्स के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब यहाँ से फ्लो होने वाली बहुत सी स्मॉलर रिवर्स भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन स्मॉलर रिवर्स में शामिल है सुबर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वमसादरा, पेन्नेर, पलार और वैगई रिवर। सुबर्णरेखा रिवर इसका कैचमेंट एरिया कवर करता है उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल स्टेट को। देन बैतरणी रिवर जो राइज होती है उड़ीसा के गौनासिका से। इस रिवर को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आती है ब्राह्मणी रिवर। ये रिवर दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है। ये दो स्ट्रीम्स हैं शंख और साउथ कोयल। इन दोनों स्ट्रीम के मिलने के बाद ही इस रिवर को ब्राह्मणी रिवर कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर मिलकर बनाती हैं डेल्टा। नेक्स्ट रिवर है वमसादरा। ये रिवर फ्लो करती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। देन आती है पेन्नेर। ये ओरिजिनेट होती है नंदी हिल से। देन ये रिवर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से फ्लो करते हुए अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में।
हमारी अगली रिवर पल्लार भी ओरिजिनेट होती है नंदी हिल से। अब लास्ट रिवर आती है वैगई। इस रिवर को वेगवती के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है पेरियार प्लेट्यू से। इस प्लेट्यू के वेस्ट से ओरिजिनेट होती है पेरियार रिवर, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और ईस्ट से ओरिजिनेट होती है वैगई रिवर। तो ये थी वो स्मॉलर रिवर्स जो फ्लो करती है ईस्ट की तरफ। एक बार इनका सीक्वेंस देखते हैं। ये है सुवर्ण रेखा, फिर बैतरणी, ब्राह्मणी, वमसाद्रा, पेन्नेर, पलार, एट लास्ट वैगई रिवर। तो फाइनली हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली स्मॉलर रिवर्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि एक रिवर चैनल में जिस अमाउंट में वाटर फ्लो करता है वो साल भर उसी अमाउंट में फ्लो नहीं करता है। मींस रिवर में फ्लो होने वाले वाटर का अमाउंट सीजन टू सीजन वरी करता है, कभी ज्यादा तो कभी कम। बट क्या आप जानते हैं इंडिया से फ्लो होने वाली रिवर्स में वाटर कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिवर रिजीम्स के बारे में। बट ये रिवर रिजीम्स आखिर है क्या? रिवर रिजीम से हमारा मतलब है रिवर के फ्लो के पैटर्न में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस से। मींस एक रिवर में साल भर किस अमाउंट में वाटर फ्लो करता है, या कहा जा सकता है एक रिवर कितने अमाउंट में वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो हम कह सकते हैं द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज इट्स रिजीम। बट यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए रिवर रिजीम्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बेसिकली रिवर रिजीम से हमें पता चलता है कि कब एक रिवर में वाटर का फ्लो मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है। अब इंडियन ड्रेनेज में शामिल है द नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड द साउथ इंडियन रिवर्स। नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो मेनली ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, और ये ऐसी रिवर्स हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, इसीलिए इन रिवर्स को कहा जाता है पेरिनियल रिवर्स। अब इन रिवर्स में साल भर पानी रहने का रीजन है दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स थ्रू स्नो मेल्ट एंड ऑल्सो रिसीव रेनफॉल वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। मीन्स ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से, इसीलिए स्नो के मेल्ट होने से इन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। साथ ही मॉनसून के टाइम पर होने वाला रेनफॉल इन रिवर्स के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि साउथ इंडियन रिवर्स के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। मीन्स ये रिवर्स ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, इसीलिए इन रिवर्स के फ्लो में फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। बेसिकली इन रिवर्स के रिजीम्स को कंट्रोल किया जाता है रेनफॉल के द्वारा। रेनफॉल होने पर इन रिवर्स का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जबकि रेनफॉल ना होने पर ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं। इसके साथ साथ साउथ इंडिया के रिवर्स का रिजीम पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक पार्ट के दूसरे पार्ट से वरी करता है। जैसे कि इस रीजन से फ्लो होने वाली ज्यादातर रिवर्स वाटर को रिसीव करती हैं जब इंडिया में मॉनसून का अराइवल होता है। बट एक रिवर ऐसी भी है जो कि मॉनसून के आने पर और लौटने के टाइम पर भी वाटर को रिसीव करती है। मींस ये रिवर साल में 2 बार वाटर को रिसीव करती है। ये रिवर है कावेरी रिवर। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। जब साउथ वेस्ट मॉनसून ऑनसेट होता है, मींस जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो करना शुरू करती है, तब इस रिवर का अपर पार्ट वाटर को रिसीव करता है। और जब मॉनसून लौटता है, मींस जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ विंड ब्लो होना शुरू करती है, तब ये विंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ब्लो करती है, जिससे ये विंड मॉइस्चर ले लेती है। और इसी वजह से मॉनसून लौटते टाइम कावेरी रिवर का लोअर पार्ट वाटर को रिसीव करता है। और इसी वजह से बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में इस रिवर में अच्छे खासे अमाउंट में वाटर अवेलेबल रहता है। बट अब यहाँ आता है एक और क्वेश्चन कि किस रिवर में किस अमाउंट में वाटर फ्लो करता है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये पता किया जाता है मेजर करके। जैसे कि मेजर किया जाता है कि कितना पानी एक रिवर के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है। इसे मेनली मेजर किया जाता है 2 तरीकों से, क्यूसेक्स और क्यूमेक्स में। क्यूसेक्स मींस क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी 1 क्यूबिक फीट में से 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो होता है, और दूसरा है क्यूमेक्स मींस क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर कुछ रिवर्स के एग्जाम्पल ले तो रिवर रिजीम को बेटर तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि गंगा रिवर, जनवरी से जून तक गंगा रिवर का फ्लो मिनिमम रहता है, क्योंकि इस टाइम पर रेनफॉल ना होने से रिवर में वाटर केवल स्नो के मेल्ट होने से आता है। पर अगस्त और सितंबर में इस रिवर का फ्लो मैक्सिमम रहता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब इंडिया में मॉनसून एंटर कर जाता है, जिस वजह से नॉर्दर्न इंडिया रिसीव करता है हेवी रेनफॉल। और रेनफॉल होने से इस रिवर का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि इस टाइम पर हर साल बहुत से एरियाज में फ्लड आने लगते हैं। एक्चुअल में
रेनफॉल होने से गंगा के ट्रिब्यूटरीज भी लार्ज अमाउंट में वाटर को रिसीव करती हैं और अल्टीमेटली ये सभी रिवर ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। इसीलिए अगस्त और सितंबर में गंगा रिवर मैक्सिमम वाटर को डिस्चार्ज करती है। मेनली यहाँ हम कह सकते हैं रिवर गंगा का रेनी सीजन में मॉनसून रिजीम होता है, बट सितंबर के बाद गंगा रिवर का फ्लो अचानक से कम होने लगता है। गंगा रिवर मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज करती है 55,000 क्यूसेक्स वाटर को वेस्ट बंगाल के फरक्का में, बट जनवरी टू जून में इस रिवर का मेन मिनिमम रहता है। मीन्स इस टाइम पर ये रिवर डिस्चार्ज करती है 1300 क्यूसेक्स वाटर को। यहाँ मेन मिनिमम और मैक्सिमम से हमारा मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड में रिवर के हाईएस्ट फ्लो के एवरेज से। एक्चुअल में मॉनसून ना होने पर भी गंगा रिवर अपने साइजेबल फ्लो को मेंटेन करती है, इसीलिए जिस टाइम पर उसका फ्लो मिनिमम होता है उस टाइम पर भी वो 1300 क्यूसेक्स वाटर को डिस्चार्ज करती है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्नो मेल्ट होने की वजह से इस रिवर में वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। अब अगर हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में दो पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो कुछ रिवर्स इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस को डिस्प्ले करती हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर। जनवरी से जुलाई तक ये रिवर भी लो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करती है, बट अगस्त में ये रिवर अटेन करती है मैक्सिमम फ्लो। और ऐसा क्यों? तो रीजन हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर होने वाला रेनफॉल इस रिवर के फ्लो को इंक्रीज कर देता है। देन अक्टूबर आते आते इस रिवर का फ्लो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। नर्मदा रिवर का मैक्सिमम फ्लो रिकॉर्ड किया गया है गुरुदेश्वर में। इस रिवर का मैक्सिमम फ्लो होता है 2300 क्यूसेक्स और मिनिमम केवल 15 क्यूसेक्स। अब अगर हम इस रिवर का कंपैरिजन गोदावरी से करें तो ये रिवर मिनिमम वाटर डिस्चार्ज करती है मई में और मैक्सिमम जुलाई और अगस्त में। अगस्त में इस रिवर का फ्लो मैक्सिमम होता है, बट अगस्त के बाद अक्टूबर और नवंबर में वाटर का फ्लो डिक्लाइन होने लगता है, पर उतना नहीं जितना जनवरी और मई में होता है। मींस इस रिवर में फ्लो जनवरी से मई तक काफी ज्यादा लो होता है। इस रिवर का मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज है पोलावरम में 3200 क्यूसेक्स और मिनिमम फ्लो है केवल 50 क्यूसेक्स। अब यहाँ हमने जिन भी रिवर्स के एग्जाम्पल लिए वो हमें आइडिया देते हैं रिवर के रिजीम्स का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिवर रिजीम्स। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। इंडिया के रिवर्स हर साल कैरी करती हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बट टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग रिवर्स का ये वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइम से यहाँ मतलब है रिवर में फ्लो होने वाला पानी सीजन टू सीजन वरी करता है। जैसे कि मानसून के टाइम पर रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं, जबकि बाकी टाइम वो एक फिक्स कोर्स में फ्लो करती हैं। और स्पेस से यहाँ मतलब है ज्योग्राफिकल लोकेशन से। जैसे कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब हिमालय से फ्लो होने वाले रिवर्स पेरिनियल है, मींस जिनमें साल भर पानी रहता है और इसीलिए इन रिवर्स को पेरिनियल कहा जाता है। जबकि पेनिनसुलर इंडिया से फ्लो होने वाली रिवर्स है नॉन पेरिनियल, क्योंकि इन रिवर्स में पानी का फ्लो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। रेनफॉल ना होने पर ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं और यही रीजन है कि ड्राई सीजन में इन रिवर्स में पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम किस एक्सटेंट तक रिवर के वाटर को यूज कर सकते हैं और कैसे। तो इसी को जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। रेनफॉल के दौरान रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिस वजह से बहुत सा पानी या तो फ्लड आने पर वेस्ट हो जाता है या फिर ये पानी सी में जाकर मर्ज हो जाता है। एक्चुअल में जब हमारे कंट्री के एक पार्ट में फ्लड आते हैं, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जहां ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय जो बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, वहीं इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ना होने की वजह से आते हैं ड्रॉट। इसीलिए कुछ रीजन ऐसे हैं जहां वाटर की अवेलेबिलिटी जरूरत से ज्यादा है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये प्रॉब्लम वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से है या ये प्रॉब्लम है उसके मैनेजमेंट की, या अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व या मिनिमाइज किया जा सकता है तो कैसे? तो इसका प्राइमरी सॉल्यूशन है, अगर किसी रिवर के बेसिन में पानी सरप्लस मींस जरूरत से ज्यादा है तो उस पानी को उस रिवर के बेसिन में ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस रिवर बेसिन में वाटर डिफिशिएंट यानी कम है, इसका मतलब है इंटर बेसिन लिंकेज। हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है पेरियार डायवर्जन स्कीम।
जिसे मुला पेरियार डैम के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार रिवर जो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स के शिवागिरी हिल से। ये हिल्स लाया करती है तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ये रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जाकर मिलती है अरेबियन सी में। इस रिवर का बहुत छोटा पोर्शन लाया करता है तमिलनाडु में। पेरियार रिवर पर बिल्ड किया गया है डैम, जिससे तमिलनाडु के एरिड रीजन में पानी प्रोवाइड करवाया जा सके। इस रिवर के पानी को डाइवर्ट किया जाता है निरार रिवर में, जो ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर की, और ये वैगई रिवर फ्लो करती है तमिलनाडु से। साथ ही ये डैम हेल्प करता है केरला के त्रवनाकुर रीजन को फ्लड से बचाने के लिए। ये डैम है केरला में, बट इसे ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। इस कैनल की शुरुआत होती है हरिके से, वो प्लेस जहां सतलुज और ब्यास रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। इन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के कुछ किलोमीटर नीचे ही इस कैनल को बिल्ड किया गया है। इसे प्राइमरी डिजाइन किया गया था राजस्थान के थार डेजर्ट में इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। ओरिजिनली इसे कहा जाता था राजस्थान कैनल, बट 1984 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंदिरा गांधी कैनल। थर्ड इज कुरनूल कडप्पा कैनल। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1863 से 1870 के दौरान, जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के कुरनूल एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। ये कैनल इंटरकनेक्ट करता है पेन्नार और तुंगभद्रा रिवर को। ये कैनल आंध्र प्रदेश के रयाल सीमा रीजन में इरिगेशन का मेन सोर्स है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का एक ड्रॉट प्रोन रीजन है। नेक्स्ट इज ब्यास सतलुज लिंक कैनल। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ब्यास रिवर का पानी डाइवर्ट किया जाता है सतलुज रिवर में, जिससे सतलुज रिवर पर बने भाखरा नगर डैम में वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। देन इस वाटर को यूज किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लास्ट इज गंगा कावेरी लिंक कैनल। ये प्रोजेक्ट प्रपोज करता है 3000 किलोमीटर लंबे कैनल को, जो इंडिया की मेजर रिवर्स को कनेक्ट करेगा, जिसमें शामिल होंगी गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एंड कावेरी रिवर। ये कैनल स्टार्ट होगा पटना के नियर से और इन सभी रिवर बेसिन को क्रॉस करते हुए ये जाता है कावेरी के ऊपर बिल्ड किए गए डैम ग्रैंड अनिकट तक। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट के लिए इसे मैनेज करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट के सामने बहुत से चैलेंजेस भी हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है गंगा बेसिन में फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना और सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन तक पानी को पहुंचाना, क्योंकि ये रीजन सफर करते हैं क्रोनिक वाटर स्कैर्सिटी। तो ये थे रिवर वाटर मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स। अब अगर रिवर के वाटर को यूज करने में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। मींस जैसा कि हमने ऊपर ही जाना कि पेनिनसुलर रिवर पूरी तरह डिपेंड करती है मानसून पर, जिस वजह से इन रिवर्स में पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है। इसीलिए सेंट्रल और साउथ इंडिया के बहुत से रीजन में वाटर स्कैर्सिटी देखी जा सकती है। बेंगलुरु आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रिवर वाटर पॉल्यूशन जो आज एक बड़ी समस्या है। लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर। अगर रिवर हाई अमाउंट में सिल्ट को कैरी करती है तो इस वजह से पानी की क्वालिटी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि पानी में ज्यादा सिल्ट होने से उसे ज्यादा फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट के लिए काफी कॉस्टली पड़ता है। अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर। रेनफॉल ना होने पर रिवर में पानी का वॉल्यूम कम रहता है, जिस वजह से हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनके बीच वाटर शेयरिंग को लेकर काफी डिस्प्यूट है, जैसे कि कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच। श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थलवेग। थलवेग वो लाइन है जो रिवर चैनल के डीपेस्ट पार्ट को शो करती है, बेसिकली जहां रिवर का फ्लो सबसे तेज होता है। अब ह्यूमन सेटलमेंट रिवर्स की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। मींस ये सेटलमेंट रिवर के बैंक्स तक पहुंच गया है, जिस वजह से रिवर्स की विड्थ कम होती जा रही है। रिवर के पास बिल्डिंग्स, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना रिवर के नेचुरल स्पेस को कम करता है, जिससे रिवर श्रिंक हो रही हैं। तो ये थी वो प्रॉब्लम्स जो रिवर के वाटर को यूज करने में आज हमारे सामने हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें रिवर पॉल्यूशन की, तो इसके भी बहुत से रीजन है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। क्रीमेशन ग्राउंड मींस जहां लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, वो ज्यादातर रिवर के किनारों पर लोकेटेड है।
साथ ही कई बार बॉडीज को बिना जलाए ही वाटर में डिस्पोज कर दिया जाता है। अब ऑब्वियस है, इससे रिवर का पानी पॉल्यूटेड होता है। फेस्टिवल्स के दौरान फ्लावर्स और स्टैचूज को पानी में इमर्स कर देना, लार्ज स्केल में रिवर के पानी में बाथिंग और क्लोथ्स को वॉश करना, ये सब ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रिवर्स में पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है। अब रिवर को पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाया जा सकता है? तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से कैंपेन को रन किया जाता है, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। दिल्ली में यमुना को क्लीन करने के लिए चलाया गया कैंपेन। इन कैंपेन के जरिए रिवर के वाटर को क्लीन रखने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारे चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा लास्ट टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। होप यू लाइक आवर वीडियो। For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.